औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। टीचर आरिफ अख्तर आज़म और हम चैप्टर 18 की सेकंड शीट के साथ हाज़िर हैं, जिसमें हम तमाम मिक्सर क्वेश्चंस को मिक्स क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें थ्योरी भी होगा, रीजनिंग भी होगी और न्यूमेरिकल भी होगा इंशाल्लाह। बहरहाल प्रीवियस शीट 1 की मेरे ख़्याल में आप अच्छी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो चलते हैं अपनी सेकंड शीट की जाए। सेकंड शीट में जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल द एनर्जी इज़ रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ अ फोटॉन बाय एन एटम व्हेनेवर वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन स्पीड अप इन इट्स ऑर्बिट। स्पीड का ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है बोहर्स एटॉमिक मॉडल से। वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन स्पीड डाउन, ना अप और डाउन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, सी पार्ट है वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हाई एनर्जी ऑर्बिट टू लो एनर्जी ऑर्बिट। इसी तरह जो है अगर इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट पे जंप करता है तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है, रेडिएट करता है। तो ये मुझे ऑप्शन सही लग रहा है। बहरहाल देखते हैं, इत्तेफाक से ऑप्शन भी क्लिक हो गया है। डी जो है वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। तो लोअर से हायर की बात की थी, हायर से लोअर की बात की थी। ठीक है, और रेडिएट एनर्जी हायर से लोअर पर ही होती है हमेशा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी के मुताबिक द ऑर्बिट्स आर ऑलमोस्ट एलिप्टिकल। ऑर्बिट्स जो हैं वो तकरीबन क्या होते हैं, एलिप्टिकल होते हैं। ऑप्शन ए एंगुलर मोमेंटा जो है वो h/2 पाई होता है। इस तरह एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन कांस्टेंट इन ऑल ऑर्बिट्स, यस। इस तरह एंगुलर मोमेंटा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। सॉरी, ऑप्शन बी और डी जो है वो तकरीबन सेम हो गया। बहरहाल सॉरी, ऑप्शन बी जो है वो h/पाई है और ऑप्शन डी जो है वो h/2 पाई है। तो आपके पास जो है वो क्या है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो आपके पास जो है बोहर्स थ्योरी में एलिप्टिकल ऑर्बिट की ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। एंगुलर मोमेंटा ये गलत था, h/2 पाई। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन कांस्टेंट इन ऑल द ऑर्बिट्स। बेटा तमाम ऑर्बिट में एनर्जी जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी कांस्टेंट होती है और हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी डिफरेंट होती है, बट वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। लेट्स सपोज ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले ऑर्बिट की अगर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं, दूसरे ऑर्बिट की 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हर इलेक्ट्रॉन के लिए कांस्टेंट होगी और दूसरे ऑर्बिट की 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हर इलेक्ट्रॉन के लिए कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो लिहाजा तीनों ऑप्शन जो है वाइड हो जाते हैं यहाँ पर। तो एक ऑप्शन बचता है क्या, डी। आगे देखते हैं। एक्सरेज आर सिमिलर इन द नेचर। एक्सरेज जो है वो सिमिलर होती है नेचर में। ठीक है, वो किसके, गैमा रेस के या पॉजिटिव रेस के। गैमा रेस के, पॉजिटिव रेस के, कैथोड रेस के, अल्फा रेस के। अल्फा रेस रेडियो एक्टिव होती हैं, तो कैथोड रेस कैथोड ट्यूब से प्रोड्यूस होती हैं। पॉजिटिव रेस प्रोटॉन से कह लें कि प्रोड्यूस होती हैं, बट पॉजिटिव नेगेटिव हम नहीं कह सकते उन्हें। गैमा रेस की तरह जो है वो मिलती जुलती होती हैं कौन, एक्सरे इन द नेचर। ठीक है, आगे है क्वेश्चन 4। एन एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल शेल टू के शेल। अगर एल से के में जाएगा तो ये हम प्रीवियस शीट में ये क्वेश्चन कर चुके हैं। एक्सरे फोटोन एल से के जाएगा, के के बाद एल आता है तो हमारे पास कहलाएगा के अल्फा सीरीज। ठीक है, उसके बाद है कि व्हेन स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन lose all their kinetic energy in the first collision with the target, the entire kinetic energy appears as a photon of। ठीक है, ज़ीरो एनर्जी नॉट पॉसिबल, मैक्सिमम एनर्जी माइट बी पॉसिबल, मिनिमम एनर्जी नॉट पॉसिबल, या वेरिएबल एनर्जी। वेरिएबल एनर्जी कम ज़्यादा एनर्जी को कहते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन हो गया क्या, मैक्सिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 6 है बेटा, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हिटिंग द टारगेट इन द एक्सरेज ट्यूब इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
ज़्यादा हिट कर रहे हैं। तो ये बात बता चुका, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी के। तो इंटेंसिटी जो है एक्सरे ट्यूब में क्या करती है, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, इनफाइनाइट। तो इंक्रीज़ जो है वो हमारे पास सही लग रहा है, तो इंक्रीज़ आपका क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन 7 देखते हैं। लेज़र कैन बी यूज्ड इन अ सर्जरी फॉर रिमूविंग द ट्यूमर्स, ट्यूमर्स को रिमूव करने के लिए, या फॉर कटिंग, कटिंग के लिए। यस, कटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, ट्यूमर्स को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। वेल्डिंग ऑफ द डिटैच रेटिना टू द आई, तो डिटैच रेटिना ऑफ आई को भी जोड़ने के काम आता है। तो ऑल ऑफ द अबव, जब दो आंसर आपके पास हो गए तो कॉमन सेंस से ऑल ऑफ द अबव हो गया। 8, क्वेश्चन 8 क्या कहता है बेटा, अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन द गिवन सेम ऑर्बिट, इट्स एनर्जी। तो जनाब बोहर्स थ्योरी के मुताबिक जो है, जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी ऑर्बिट में अपने ही जिस ऑर्बिट में था वो उस ऑर्बिट में रहते हुए उसकी एनर्जी या तो कम होती है, नो, इंक्रीज नो, इनफाइनाइट नो, क्या रहती है, रिमेन कांस्टेंट। अच्छा जी, न्यूमेरिकल के सोल्यूशन मैंने लास्ट में एक साथ हैंड राइटिंग में दिए हुए, अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो बेटा लास्ट स्लाइड को देख लीजिएगा। बहरहाल यहाँ मैं समझाने की कोशिश करूँगा। The ratio of the shortest wavelength and the longer wavelength of the Lyman series is approximately, सीरीज़ क्या होती है, 1 lambda is equal to RH into 1 NF square minus 1 NI square। ठीक है, तो ये क्या होती है आपके पास, लायमन सीरीज़, सॉरी किसी भी जनरल सीरीज़ का फॉर्मूला होता है। लायमन सीरीज़ में NF1 होता है, ठीक है। लैम्डा मैक्स आपको कब मिलती है, जब NI जो है वो नेक्स्ट एनर्जी लेवल हो किसी भी सीरीज़ का। तो लायमन में जो नेक्स्ट है वो 2 है, और लैम्डा मिनिमम जो है वो कब मिलती है आपको, जब NI जो है यानी इलेक्ट्रॉन जंप करे कहाँ से, इनफाइनाइट से। जब लैम्डा मैक्स होगा तो ऐसे कहेंगे, लैम्डा मिनिमम होगा तो ऐसे कहेंगे एनर्जी मैक्स, ठीक है, और ऐसे कहेंगे फ्रीक्वेंसी मैक्स, और इसे कहेंगे एनर्जी मिनिमम और फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम। तो उम्मीद है ये बात जो है, ये लैंग्वेज जो है मेरी आप समझ रहे होंगे। तो इसने जो है बेटा यहाँ पर रेशो मांगा है, किसका, एक तो पहले कौन है, शॉर्टर वेवलेंथ का और लॉन्गर वेवलेंथ का। शॉर्टर वेवलेंथ यानी कम वेवलेंथ, इन्फिनिटी लेना है, यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करना है, और कौन सी सीरीज़ है, लायमन, यहाँ पर 1 आएगा तो R बचेगा। एक तो लैम्डा का, लैम्डा रेसिप्रोकल लेंगे तो मिनिमम जो है वो आ जाएगा आपके पास, लैम्डा इज इक्वल टू 1/R, ठीक है, ये मिनिमम हो गया। मैक्सिमम के लिए यहाँ 1 आएगा और यहाँ क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 1 द 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 और 1 - 3, 3/4। तो आप पहले शॉर्टेस्ट है और फिर लॉन्गेस्ट है। तो आपके पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरह बनेगा, 1/R इज इक्वल टू, और जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 4/3R। ये रेशो आपका इस तरह आएगा। जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ऑप्शन बचेगा 3/4, ठीक है। तो सॉल्यूशन देख लीजिएगा। बहरहाल आगे देखते हैं क्वेश्चन 10 को, द एनर्जी, ठीक है, हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, ठीक है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं किसमें, nth ऑर्बिट में ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। एनर्जी की बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम में जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो फॉर्मूला आपको पता है,
एनर्जी बराबर होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनल हो गया 1/n² के। आगे देखते हैं द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी। एक्चुअली दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज टोटल एनर्जी। तो ये तमाम फार्मूलाज मैं आपको बता चुका था। इत्तेफाक से जो फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का होता है वही फार्मूला टोटल एनर्जी का होता है। तो दोनों फार्मूलाज कैंसिल हो गए। तो आंसर अब तो आना चाहिए 1:1, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि टोटल एनर्जी जो है वो नेगेटिव में निकलती है। टोटल एनर्जी जो है वो किस में निकलती है? नेगेटिव में। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव में। अगर ये भी नेगेटिव होती तो 1 माइनस माइनस कैंसिल हो जाता और 1:1 आता। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर कहीं ऑप्शन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज़ पॉजिटिव और टोटल एनर्जी इज़ नेगेटिव। तो पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव का रेशो आएगा। दोनों फार्मूला सेम होते हैं तो 1:1 का रेशो होगा। तो बी ऑप्शन रॉन्ग, सी ऑप्शन रॉन्ग, डी ऑप्शन रॉन्ग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बचा? ए। ठीक है, दिस इज 1 - 1। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द बोहर्स इलेक्ट्रॉन इन द अलाउड ऑर्बिट। ठीक है, बोहर्स इलेक्ट्रॉन जो है अलाउड ऑर्बिट में क्या करता है? डज नॉट ओबे क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को ओबे नहीं करता। ओबे क्लासिकल फिजिक्स नहीं जी, रदरफोर्ड ओबे करता है। एब्जॉर्ब एनर्जी, रेडिएट एनर्जी, ये दोनों नहीं हो सकते। तो ए बचा आपके पास। 13 देखते हैं। रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू। रेडियस जो है फर्स्ट ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम का वो किसके बराबर होगा? तो बेटा वो हमारे पास होता है 0.53। तो 0.53 10⁻⁻10 होता है। 0.53 एक्सपोनेंट -10 मीटर। ठीक है, या 0.53 एमस्ट्रॉन्ग। दोनों जो है ऑप्शन हमारे पास क्या है? बिल्कुल सही है। तो आंसर हो गया हमारे पास बी। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम अकाउंट्स फॉर द। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है एटम के लिए वो क्या करता है? लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट बताता है हमें, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिट बताता है, या स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय। रदरफोर्ड की बात हो रही है, बॉहर्स की बात नहीं हो रही है, ध्यान में रखिएगा। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय मेटल फॉइल बताता है। ये स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल नहीं बताता। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में भी कुछ एग्जांपल नहीं देता। लाइन स्पेक्ट्रा भी क्लियर नहीं करता। फिर लाइन स्पेक्ट्रा बॉहर्स ने क्लियर किए थे। तो बचा क्या? स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। 15 देखते हैं। लाइमन सीरीज लाइज इन द रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, तो वो अल्ट्रावायलेट रीजन है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इन द विजिबल रीजन। और ये भी बात हम पढ़ चुके हैं। कौन से विजिबल रीजन में? वो है बामर। ठीक है, आगे देखते हैं। बामर लाइन्स इज इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम। ठीक है, जो है ये भी हम बात पीछे पढ़ चुके हैं, हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पर। तो बामर सीरीज मिल जाएगी। अच्छा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज इज अप्रॉक्सीमेटली। जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज में मिलती है वो कितनी मिलती है? शॉर्टेस्ट से मुराद हमारे पास होती है इनफाइनाइट से आना। तो 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1 का स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/r। इसकी वैल्यू को डिवाइड कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा तकरीबन 912 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
19. द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज, लॉन्गेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, इस इन्फिनिटी की जगह पर सिर्फ 2 का स्क्वायर आ जाएगा और फिर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और सॉल्व होकर क्या आएगा, 1/λ इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3r/4 और लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा 4/3r। तो बेटा जब इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करेंगे और एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1216 एंगस्ट्रॉम। आगे चलते हैं 20. When the Rydberg constant is this, the wavelength of the first line of the Balmer series. Balmer series की फर्स्ट लाइन क्या होगी, देखें ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ठीक है, और ये 3 हो गई, और ये 4 हो गई, और ये 5 हो गई, ये 4 हो गई और ये 5 हो गई। बामर हमें कब मिलती है, जब ट्रांजिशन होती है कहाँ से, 3 से 2 पर, 4 से 2 पर, 5 से 2 पर, या कहीं से भी 2 पर। तो ये हो गई आपके पास फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, कहाँ से कहाँ मिलेगी, 3 से 2 पर। तो Ni आपके पास क्या हो गया 3, Nf क्या हो गया 2, तो Ni और Nf 3 और 2 पुट करके आप पूरा राइडबर्ग सॉल्व करके ये आप आंसर पाएंगे कितना, 6563 एमस्ट्रॉन्ग, 6563 एमस्ट्रॉन्ग। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट, तो n की वैल्यू आपके पास 3 आ गई और Ni जो है वो 3 आ गई और Nf जो है वो 2 आ गई, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, 36/5r बचेगा। वही प्रीवियस क्वेश्चन है, ये प्रीवियस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो उससे सेकंड लास्ट स्टेप जो है आपका ये आंसर दे रहा होगा, विच इज़ 36/5r। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला आंसर भी आपके पास आ जाएगा बेटा, जो स्क्रीन पर आपको ऑप्शन ये शो हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं 22. When X-ray are exposed to the object, ठीक है, जब एक्सरे ऑब्जेक्ट को एक्सपोज की जाए, प्लेस्ड इन अ रूम में प्लेस की हुई है, देन एक्सरे अपीयर्स टू बी, तो एक्सरे किस तरह अपीयर होती है उस ऑब्जेक्ट पर, रेड, येलो, ब्लू, वाइट या इनविजिबल। इनमें से कोई एक्सरे का कलर आपको नज़र नहीं आता, वो इनविजिबल होती है। अगर आपके जहन में वाइट लाइट है तो बेटा वो वाइट लाइट एक डमी लाइट होती है जो सिर्फ टारगेट को जो है सही एक्सपोज करने के लिए एज ए डमी यूज़ की जाती है, ठीक है। एक्सरेज हमेशा इनविजिबल होती है बेटा। 23 देखते हैं, हाईली इंटेंस मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट ऑब्टेन्ड बाय स्टिमुलेटिंग एटम ऑफ द सुटेबल मटेरियल। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में पीछे रिपीट हो चुका है, तो ये था लेज़र, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, the difference in the angular momenta associated with the electron in the two successive orbit of the hydrogen atom। जो difference है angular momentum में associated with the angular momentum the two successive orbit, दो ऑर्बिट के दरमियान जो angular momentum होगा वो कितना होगा, h/2π होगा, क्योंकि L जो था वो बराबर था NH/2π। अगर इधर 1 वैल्यू रखते हैं तो 1h/2π आएगा, इधर 2 वैल्यू रखते हैं तो 2h/2π आएगा, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास h/2π बचेगा। आगे चलते हैं जनाब। व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम इन द फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है, फोर्थ ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम हमें चाहिए, क्या होगा, इफ़ L इज़ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट, अगर सेकंड ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम है वो L हो, तो ऑप्शन क्या होगा, 2L/3 या L/2 या 2L या 3L/2। तो बेटा सॉल्यूशन इज़ इजी, तो पहले सेकंड ऑर्बिट का देख लेते हैं। L2 बराबर होता है 2h/2π, तो ये बचेगा h/2π, और उसने कहा है क्वेश्चन में, मैंने नहीं कहा, L2 की बजाय इसको क्या लो, L लो,
H/2 पाई किसके बराबर है, L के। L4 में क्या होगा, तो L4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4H/2 पाई, तो ये बचेगा 2 इंटू H/2 पाई, और H/पाई जो है वो किसके बराबर है, L के, तो ये हो गया 2L हमारा हो गया आंसर। आगे देखते हैं बेटा 26, व्हेन द हाइड्रोजन एटम इज रेज्ड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट। जब हाइड्रोजन एटम जो है वो कहाँ पर जाएगा, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट पर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। यस कैन से, दोनों डिक्रीज नहीं हो सकती और दोनों इंक्रीज नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन 27 देख लें। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज इन द हाइड्रोजन एटम इज न्यू। फ्रिक्वेंसी जो है वो हमारे पास न्यू है। व्हाट विल बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग लाइन इन द लाइन फॉर द आयोनाइज हीलियम। हीलियम बेटा सेकंड एलिमेंट है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है पहले वेवलेंथ का 1/λ बराबर होता है R इंटू 1/NF² माइनस 1/Ni²। ठीक है, और इधर हम Z² लगा लेते हैं किसके लिए, एटम के लिए, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट, और न्यू इज इक्वल टू होता है C/λ। बस यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और इसका आंसर हम निकालेंगे। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 4 न्यू, और ये मैंने हिंट आपको बता दी है। न्यू बराबर होता है C/λ, और 1/λ की वैल्यू जो है वो ये होती है पूरी। ठीक है, R इंटू Z² 1/NF² माइनस 1/Ni², और न्यू जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, Z² के। ठीक है, और हीलियम में जो Z है वो 2 होता है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 न्यू हमारे पास आंसर हो गया बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं। द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूस टू हाफ। चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन पर वो कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। लेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रेडबर्ग कांस्टेंट इज R। रेडबर्ग कांस्टेंट की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या है, R है। तो चार्ज की वैल्यू जो है वो क्या है, 1/2 है। तो न्यू रेडबर्ग वैल्यू क्या होगी बेटा, एक बात ध्यान में रखें, रेडबर्ग जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A⁴ के। ये रेडबर्ग का फॉर्मूला है बेटा। रेडबर्ग कांस्टेंट को इस पूरे फॉर्मूले को हमने इक्वल लिया था किसके, R के, तो उसमें E जो था वो प्रोपोर्शनल था, E⁴ जो थी प्रोपोर्शनल। तो बेटा जब 1/2 रखोगे तो क्या आंसर आना चाहिए, R/16 आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने इधर हिंट भी मेंशन कर दी है, तो उम्मीद है आप इस हिंट को समझ जाएंगे। आगे चलते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट इज E। टोटल एनर्जी जो है एक्साइटेड स्टेट में वो क्या है, E है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विद द प्रॉपर साइन। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होनी चाहिए, टोटल एनर्जी अगर E है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी जो है total energy of the electron is excited state is E। what is the kinetic energy with the proper sign। तो kinetic energy proper sign के साथ क्या होनी चाहिए वो आपसे ये पूछ रहा है। तो बहरहाल इट शुड बी द पॉजिटिव E, तो ये D होना चाहिए, पॉजिटिव E नॉट माइनस E। ठीक है, और फॉर्मूला जो है आप ये देख लें, ये क्लियर करने के लिए कि आंसर जो है हमारे पास क्या है, D है। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट इज E, नो माइनस E इज़ राइट आंसर। ठीक है, माइनस E जो है वो राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि एनर्जी जो है वो किसके बराबर होती है, ज़रा देख लेते हैं। थैंक यू, इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़रा देखिएगा। एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी जो है वो किसके बराबर होती है, -KE² होती है ये टोटल एनर्जी। और जबकि ये जो पार्ट है सर्किल में ये होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है,
तो ये आपके पास क्या हो गया बेटा, माइनस ई हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है माइनस उधर ले जाए इस ई के पास, तो काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ई आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस ई इज़ द राइट आंसर। थैंक यू। आगे हैंड में भी क्लियर है। और हल 30 देखते हैं। इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। बेटा आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा कहाँ से, 4 से 1 पर, तो बेटा ये इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है। ठीक है, और ये प्रॉपर फॉर्मूला क्या है, n2 माइनस एन वन इंटू n2 माइनस एन वन प्लस 1/2। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर फार्मूला है किसका, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का। ये मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ क्योंकि पहले आपने थ्योरी में नहीं पढ़ा, और इत्तेफाक से आ जाए तो आपको याद होना चाहिए। n2 माइनस एन वन इंटू क्या है, n2 माइनस एन वन प्लस 1 और होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला है जिससे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मिल जाएंगे। आंसर इज 6। इसका एक और शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की पहला नंबर क्या है 4, दूसरा नंबर क्या है 1, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें। 4 माइनस 1 कितना बचेगा 3, और रिवर्स में नंबर ऐड करते जाएं। 3 2 1, 3 2 1 कितना होता है 6 होता है। 6 इज़ द आंसर। फॉर्मूले से निकालें या ट्रिक से निकालें, इट्स अप टू यू। मैंने दोनों बता दिए आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन 31 पर। द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आयनाइजेशन पोटेंशियल कह रहा है तो फिर वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी कहता तो फिर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं। इस क्वेश्चन की मैं करेक्शन कर रहा हूँ। बहरहाल, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट। अब ये एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है तो आंसर सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होने चाहिए। बहरहाल आइए देखते हैं कौन सा ऑर्बिट है। पहले ऑर्बिट देख लें, सेकंड ऑर्बिट। तो माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, तो 13.6 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर 13.6 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 तक कितना होता है 12 होता है, और ये कितना है बेटा 13.6। इसका मतलब कि 3.4 जो है हमारा आंसर हो रहा है, माइनस 3.4। विदाउट कैलकुलेटर आप इस तरह अंदाज़ा कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने हिंट भी दे दी है, उम्मीद है आप समझ जाएंगे। बहरहाल आगे देखते हैं क्वेश्चन 32। द एनर्जी नेसेसरी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 10, द स्टेट इन द हाइड्रोजन एटम विल बी। बेटा रिमूव कह रहा है, क्या कह रहा है, रिमूव कह रहा है, और बात कर रहे हैं एनर्जी की। E बराबर होता है एच सी अपॉन लैम्डा के। ठीक है, और दूसरा माइनस 13.6 ये भी यूज़ कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर होता है कितना 100। ठीक है, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे 1 और 2, तो 0.3136 आना चाहिए आपके पास आंसर। आगे देखते हैं 33। व्हाट विल द लोएस्ट एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड बाय द हाइड्रोजन एटम इन द लाइमन सीरीज। लोएस्ट एनर्जी की बात कर रहे हैं लाइमन सीरीज में, तो E बराबर होता है किसके, एच सी अपॉन लेमडा, और 1 अपॉन लेमडा जो है लोएस्ट एनर्जी के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। लाइमन सीरीज़ है तो 1 का स्क्वायर होगा माइनस 1 अपॉन सेकेंड ऑर्बिट का स्क्वायर, नेक्स्ट ऑर्बिट का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे और इसमें पुट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन में क्या आएगा 3SCR/4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लें आप डिनोमीटर में, जो डिनोमीटर में 4 आएगा, ऊपर जो है 3 बचेगा। रेसिप्रोकल लेंगे तो आप खुद ही समझ सकते हैं। ठीक है, एनर्जी हमने निकालनी है 1 अपॉन लैम्डा, आप यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो 3SC/R/4 आ जाएगा। ठीक है, और ये हैंड भी दी हुई है। यहाँ देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव होती है, ये ध्यान में रखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी
यहाँ V से डिनोट किया है, इट इज़ नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज़ W, और यू कैन से दिस इज़ PE और दिस इज़ वर्क डन। वर्क डन होता है F डॉट R, और F डॉट R है तो इसका मतलब डिवाइड में एक R बचेगा, क्योंकि कूलम्स लॉ में R स्क्वायर आता है डिवाइड में। तो ये हो गया K Q स्क्वायर अपॉन R, और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है जो बॉन्डिंग फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो माइनस KQ स्क्वायर अपॉन R या माइनस KE स्क्वायर अपॉन R, दिस इज लुकिंग ए राइट ऑप्शन। रॉन्ग, रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि नीचे 2 मौजूद है। ठीक है, सिर्फ R आएगा। आगे चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी बेटा पॉजिटिव होगी पहली बात, और डिनोमिनेटर में 2R होगा। ठीक है, तो 2R देखते हैं। 2R ये है, 2R ये है, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैंने कहा जैसे कि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये बिल्कुल नहीं हुआ। इसका मतलब ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है बेटा, तो दिस इज के ई ध्यान में रखिएगा। विच कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी ई एंड द वेवलेंथ लैम्डा। ई और लैम्डा के दरमियान कैसा रिलेशनशिप है बेटा? इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। और इन्वर्स रिलेशनशिप में हमारे पास ये बात आप देख सकते हैं कि क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी तो ये एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा। वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन जो है वो सुटेबल है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ऐसा नहीं हो सकता वेवलेंथ और एनर्जी ज़ीरो। तो ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। ऑप्शन ई इज़ और एफ, सॉरी एफ इज़ राइट। दिस इज़ एफ। ओके, ई, दिस इज़ नॉट ई, दिस इज़ एफ। तो मैंने भी शायद इसको देख कर ये लिख दिया, दिस इज़ एफ इज़ राइट। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। 37 द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ एटम आर नॉट इन्वॉल्व इन द एमिशन ऑफ। ठीक है, ये इन्वॉल्व नहीं होता किसमें? स्पेक्ट्रल लाइन में होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन में होता है, गामा रेज में नहीं होता। एक्स रेज भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो नहीं पूछा था तो गामा रेज आंसर हो गया। आगे आगे चलते हैं बेटा। व्हेन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम अ हायर ऑर्बिट टू द फिफ्थ ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट पर आए। फिफ्थ ऑर्बिट होता है हमारे पास, 11 फर्स्ट होता है, ब्रैकेट सेकंड होता है, पास्टन थर्ड होता है। ये फर्स्ट हो गया, ये थर्ड हो गया, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट ब्रैकेट 4 हो गया, परफेंट क्या हो गया 5। तो फिफ्थ पर आने पे परफेंट सीरीज मिलनी चाहिए। 39 द रेड लाइन ऑफ द बामर सीरीज ओरिजिनेट इन द ट्रांजिशन बिटवीन द लेवल हैविंग द क्वांटम नंबर। बेटा रेड लाइन जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रा, विजिबल स्पेक्ट्रा बामर सीरीज में मिलता है, और इसमें एन एफ की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, 2 पर आ रहा हूँ। कहाँ पर आ रहा हूँ? 2 पर। 2 से 1 पे नहीं हो सकता, 3 से 1 पर नहीं हो सकता, इन्फिनिटी से 1। तो ये सी ऑप्शन बचा, 3 से 2। आगे चलते हैं। क्वालिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड्स अपॉन करंट ऑफ फिलामेंट, या एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, या मटेरियल ऑफ द टारगेट, या बोथ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज एंड मटेरियल ऑफ द टारगेट। बेटा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ टारगेट पे भी डिपेंड करता है, तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल कंसीडर टू बी द स्फेयर। सॉरी, ये तमाम जो है पावर्स हैं, ये शायद डिस्टर्ब हो गई वेब फाइल मेरी। तो ये सब पावर्स हैं बेटा। 3 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर, 5 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं तो 3 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर हमारे पास ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बहरहाल ये मेमोरी है बेटा, इसे बात को याद रखना है। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। नंबर ऑफ एटम आइन और मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन अ 1 मोल इज एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 10 की पावर 24 नहीं होती, 10 की पावर 24। ये दो ऑप्शन तो आपके पास
कैंसिल हो गए। 6.029 ये क्लोज ऑप्शन है और 6.022 ये क्लोज ऑप्शन है, तो ए इज़ लुकिंग लाइक राइट ऑप्शन। बेटा ये क्वेश्चन जो है आपका मेरे ख्याल में पूछा जा चुका है पास्ट ईयर्स में, देख लीजिएगा। 43 विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इज़ लाइज इन, बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं बामर सीरीज़ में, और वाकई किसी में नहीं होती विजिबल लाइट। आगे देखते हैं। एक्सरे प्रोडक्शन LMN कम इनटू के। देखो के फ़ौरन बाद क्या होता है एल की वजह से होगा के अल्फ़ा, इसके बाद होगा के बीटा, और एन की वजह से होगा के गामा। ठीक है, के अल्फ़ा के बीटा के गामा, तो ये डी ऑप्शन हो गया, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है राइट। आगे चलते हैं। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आ जाएगी। तो ये एनर्जी बचेगी, बाकी कोई एनर्जी नहीं होगी, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। द स्टडी ऑफ द ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड यूजिंग। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो स्टडी है, जो हम यूज़ करते हैं एक्सरे को, इलेक्ट्रॉन को और न्यूट्रॉन बीम को जो कॉन्स्टिट्यूट करती है, उस साइज़ को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टोलॉजी कहते हैं, क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, एटॉमिक क्रिस्टल, नन ऑफ द अबव आई डोंट लाइक। तो ये हमारे पास हो गया क्रिस्टलोग्राफी। क्या हो गया बेटा, क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टोलॉजी कुछ नहीं होता, क्रिस्टलोग्राफी है आपके पास। क्रिस्टलाइजेशन एक अमल है बेटा क्रिस्टल्स बनाने का, एटॉमिक क्रिस्टल टाइप है क्रिस्टल की, तो बहरहाल वो मेथड पूछ रहा था, वो क्रिस्टलोग्राफी कहलाएगा। 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द लेज़र। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है जो हम हासिल करते हैं, वो लेजरिंग नहीं होता, लेज़रग्राफी नहीं होता, बायोग्राफी नहीं होता, रेडियोग्राफी नहीं होता, बल्कि क्या कहलाता है, होलोग्राफी कहलाता है। रेडियोग्राफी जो है रेडिएशन थेरेपी या रेडिएशन फॉल करके जो हम अमल कर रहे होते हैं, जो कि मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ज़रिए किया जाता है। तो बहरहाल यहाँ पर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इमेज को हासिल करने का अमल जो है वो होलोग्राफी कहलाता है। 48 बेटा, एप्लीकेशन ऑफ लेज़र इज़ और आर जनाब क्या कह रहे हैं, टू परफॉर्म द प्रिसिशन सर्वेइंग एंड द लेंथ मेजरमेंट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सोर्स इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, या फॉर आपके पास हो गया टेलीफोन कम्युनिकेशन, इसमें भी यूज़ होता है, प्रिसिशन कटिंग इन द मेटल, इसमें भी होता है बेटा। ठीक है, तो तकरीबन ऑप्शन जो है वो फॉलो हो रहे थे, ऑल आपके पास क्या हो गया, ऑप्शन हो गया। 11 जो है प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 11 है, 12 न्यूट्रॉन है, दोनों का ऐड करो, 12 और 11 कितने होते हैं, 23। तो 1123 का आंसर वो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। 1123 में कैल्शियम भी है, 1123 में सोडियम भी है, तो ये 3 ऑप्शन तो कट गए बेटा। 1123 में सोडियम एग्जिस्ट करता है, कैल्शियम नहीं होता। ठीक है, 11 एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है, ठीक है, कैल्शियम का नहीं होता, ये ध्यान में रखेंगे आप। अच्छा, द एनर्जी ऑफ द एक्सरे क्वांटम ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको दी हुई है, तो E बराबर होता है किसके, h/c/λ के। ठीक है, तो लैम्डा पुट करेंगे, h और c की वैल्यू कांस्टेंट है, वो सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स, आई थिंक ऑप्शन ए इज़ गोइंग टू बी क्लोज्ड, यस। तो ऑप्शन आ जाएगा 1.99 एक्सपोनेंट -15 जूल। सॉल्व करके चेक कीजिएगा प्लीज़। 51 है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड बाय द बामर सीरीज़। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट पे जाना पड़ेगा। इन्फिनिटी पे जाने के लिए जो आपके पास ऑप्शन बनेगा वो होगा r इंटू 1/2 का स्क्वायर और 1/infinity का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 4/r के, रेसिप्रोकल ले लिया बेटा, 4/r के, 4 को डिवाइड करो r से, तो फिर ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। बहरहाल ये मैंने सॉल्यूशंस बता दिए। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन बताया है बेटा,
क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन बताया है, क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन बताया है, क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन बताया है, क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन बताया है। क्वेश्चन रीड कीजिएगा और सोल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का सोल्यूशन बताया है ताकि आप उसे बेटरली अंडरस्टैंड कर सकें। तो उम्मीद है मेरा ये लेक्चर भी आपको क्लियर हुआ होगा, तमाम क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। दुआओं में याद रखिएगा और 2 से 3 मरतबा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह आप कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस शीट बुक से सॉल्व कर लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड चाओ।